Welcome to Northeast PSC, and I welcome you all to this new topic called regulatory mechanisms for OTT services. Whenever we talk about OTT services, we immediately think of Netflix or Amazon Prime or Hoichoi, Hulu, this type of platform we come across, okay? Or you come across something called Lionsgate, okay? So this type of services has created a lot of impact in Indian subcontinent among its consumers. तो उसको लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ट्राई ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था लोगों के जो है आपका ओपिनियन सॉर्ट कर रहे थे, तो उसी के सिलसिले में आज के डिस्कशन होगी. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन टू दिस डिस्कशन. दिस इज मी नजरुल इस्लाम. Okay, I teach political science and international relations. I have been teaching for more than 3 years now. ठीक है, many of my students we are preparing for TGT and PGT who have successfully qualified the exam. So for more information you can connect with me on my LinkedIn profile or in Twitter. So these things are very much available, you can look into it. Now what is the brief overview if we talk about what is happening here? सो जुलाई के 7 तारीख 2013 में जुलाई के 7 तारीख को क्या हुआ कि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया. इट रिलीज्ड ए कंसल्टेशन पेपर कि हम लोग जो चाहते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना चाहिए. OTT प्लेटफॉर्म को जो है आपका उसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है. इस पे हम लोगों की राय चाहते हैं, ओपिनियन चाहते हैं. तो ये एक पेपर रिलीज़ किया गया 7 जुलाई को. इसमें बोला है कि कुछ जो सर्विसेज उसका हम लोग सेलेक्टिवली बैन करना चाहते हैं. मतलब वो पूरी तरह से बैन नहीं होगा, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसका हम बैन करने की कोशिश करेंगे. तो सेलेक्टिव बैनिंग भी होगी. उसके अलावा क्या है, जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सारे लोग इससे अफेक्टेड होने वाले थे, ठीक है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उन लोगों ने अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया है. और रेस्पॉन्स सबमिट करने का आखिरी डेट था सितंबर 1. और जल्द ही हम लोग को मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि जो ट्राई है ये कोई अपना इशू करेंगे नए गाइडलाइंस के साथ, ठीक है. सो ये हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विथ द OTT प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाट इज़ ट्राइंग टू डू हेयर. ठीक है, बिफोर गोइंग एनी फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज TRAI, व्हाट आर OTT प्लेटफॉर्म्स. ओके, सो अगर हम लोग ट्राई की बात करें, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया. इट बिकेम एन स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective is to create and nurture conditions for growth of telecommunications in the country. आपको पता होगा कि 1991 में इंडिया में LPG शुरू हुआ, LPG एरा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके वजह से हम लोग क्या देखा, प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा एंट्री करने लगे आपका कम्युनिकेशन सेक्टर में. तो ये जो आपका कमर्शियल टेलीविज़न चैनल्स जो था, ये 1990s के दशक में आने लगे. जब भारी मात्रा में टीवी कंपनियां आने लगी, वैसे में ये ज़रूरी था कि कोई एक ऐसा बॉडी हो जो इन तमाम टेलीविज़न्स की जो कामकाज है, उनकी जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में, उसको रेगुलेट कर पाए. कहीं ऐसा तो नहीं कि निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गलत चीज़ें दिखा रहा हो. उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होना ज़रूरी है. इसी संदर्भ में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाया गया था 1997 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये क्या करता है, जो ट्राई है, इट रेगुलेट्स टेलीकॉम सर्विसेज. ठीक है, इंक्लूडिंग फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ टैरिफ्स फॉर टेलीकॉम सर्विसेज विच वर अर्लियर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इनका ये भी काम है कि जो फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके की गलत तरीके से का एडवांटेज कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड यूट्यूब चैनल, मतलब जो चैनल है, टेलीविज़न चैनल है या फिर टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन से, वो अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए. इसीलिए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को यहाँ पर मेंटेन करना भी इनका एक क्या था, एम था. किसका? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
ये हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। इसका मेंबर कौन हो सकता है? इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 फुल टाइम मेंबर होंगे। देखिए, क्योंकि ये ट्राई न्यूज़ में है तो ट्राई के बारे में आप हर एक इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए। एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि जो ट्राई का जो मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मतलब इस तरह से आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आपके सामने फैक्ट्स को थ्रो किया जा सकता है। तो ट्राई जो है इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। टोटल इट इज़ ए 5 मेंबर बॉडी। ठीक है, इट इज़ ए 5 मेंबर बॉडी। और यहाँ के जो मेंबर वगैरह है, इनका काम क्या है? इन तमाम मेंबर्स की जो टाइम पीरियड है 10 ईयर है, 65 तक हो। द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स और 65 ईयर्स, 3 साल या तो आपका 65 साल की उम्र तक जो पहला आएगा वही आपका टेन्योर हो जाएगा। फिर ये चलता रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को शिकायतें हो रही थी कि जो ट्राई है ये फुल्ली इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं। ट्राई की जो आपका इनिशिएटिव्स है, ट्राई के द्वारा जो डिसीजंस लिया जा रहा है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, कमियां हैं, उसको हम चैलेंज कर पाए, उसको हम एड्रेस करने के लिए गुहार लगा सके, इसके लिए लोगों को लगा कि इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए। इसी संदर्भ में सन 2000 में ट्राई को अमेंड किया गया। अमेंड करने के बाद एक टेलीकम्युनिकेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल TDSAT एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, टू टेक ओवर द एडजुडिकेटरी एंड डिस्प्यूट्स फंक्शंस फ्रॉम ट्राई। तो कहीं पर भी अगर समस्याएं आ रही हैं, कहीं पर आप मान लीजिए किसी तरीके के जजमेंट पास करना हो, किसी तरीके की डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करना हो, ऐसे में TDSAT ये काम करेगा, ट्राई नहीं करेगा। वरना ट्राई क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कामों में लिप्त हो जाएगा। तो उनका जो फंडामेंटल काम है, फेयरनेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, या फिर जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है उसको फिक्स करना, उसको रिवाइज करना, उसके चार्जेस, ये सब काम से वो डेविएट हो जाएंगे। इसलिए TDSAT लाया गया 2000 में। और TDSAT का ऑब्जेक्टिव क्या था कि लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, ए लाइसेंसर एंड ए लाइसेंसी, उनके पास खुद भी लाइसेंस होगा और लाइसेंस प्रोवाइड भी करेंगे। 2 और मोर सर्विस प्रोवाइडर्स जब होंगे, ठीक है, वॉज सेटअप टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट बिटवीन, ओके, अगर लाइसेंसर और लाइसेंसी, अगर जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है और जो लाइसेंस ले रहे हैं, इसके बीच में अगर किसी भी तरीके की डिस्प्यूट है, उसको यहाँ पर एडजुडिकेट करने की कोशिश किया जाएगा। 2 से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स है, मान लीजिए एयरटेल और वोडाफोन के बीच में झगड़ा हो जाएगा, तो उसको भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इट वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन, डिसीजन और ऑर्डर बाय ट्राई। अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया गया ट्राई के द्वारा जो जिससे लोगों को प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर टैकल किया जाएगा। एक सर्विस प्रोवाइडर है और कुछ कंज्यूमर है। आप मान लीजिए जियो एक सर्विस प्रोवाइडर है और बहुत सारे लोग हैं जो जियो के सर्विस से बहुत ज़्यादा वो है, परेशान है, तो वैसे में भी TDSAT के पास आप जा सकते हैं। तो TDSAT में क्या होगा, एक चेयरपर्सन होंगे, 2 और भी मेंबर होंगे, ठीक है, और ये तीनों मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। तो TDSAT 3 मेंबर बॉडी है, ट्राई जो है 5 मेंबर बॉडी है। अच्छा, जो चेयरपर्सन है इसको कौन अपॉइंट करते हैं, या फिर तीनों मेंबर को कौन अपॉइंट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राई के बारे में आपने जान लिया। अगर जब हम OTT के बारे में बात करते हैं, मैं इन लेमेन्स टर्म, आपको पता होगा कि OTT प्लेटफॉर्म होता क्या है। OTT और ओवर द प्लेटफॉर्म्स आर ऑडियो एंड वीडियो होस्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जहाँ से आपको ऑडियो वीडियो सुनने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बट सुन ब्रांच्ड आउट इनटू द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ शॉर्ट मूवीज़। पहले आपको सिर्फ मूवी दिखाते थे या फिर गाना सुनाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करने लगे, खुद का मूवीज़ बनाने लगे, खुद का डॉक्यूमेंट्रीज, खुद का TV सीरीज़, वेब सीरीज़, तरह तरह की चीज़ें बनाने लगा। आज के डेट में OTT बहुत ही बड़ा कंपनी बन गया है। OTT अगर नेटफ्लिक्स, अमेजन की बात करें, ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म्स ऑफर अ रेंज ऑफ कंटेंट, आपको तरह तरह के कंटेंट देते हैं और आप किस तरीके के कंटेंट आप लाइक कर सकते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं, आपके चॉइसेस को वो याद रखते हैं, लाइकवाइज आपको सजेस्ट करते हैं कि दीज आर द थिंग्स, दीज आर द वीडियोस यू विल बी लाइकिंग। तो ये हो गया आपका OTT का कॉन्सेप्ट, ये है। ट्राई का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गया। अभी देखते हैं कि हुआ क्या था। ठीक है, तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, तो उन्होंने बोला कि जो OTT प्लेटफॉर्म है
इनका बहुत ज़्यादा रीच है, लोगों के बीच में इनकी जो पहुंच है बहुत ज़्यादा है, और लोगों के दिमाग में जो इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, ये बहुत भारी मात्रा में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ऐसे में ज़रूरी है कि OTT प्लेटफॉर्म को अच्छे से रेगुलेट किया जाए, या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स की जो तौर तरीके हैं उसको एक बार स्टडी किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निगेटिवली इन्फ्लुएंस करे, कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जो एंटी स्टेट, एंटी इंडिया कुछ चीज़ चल रहा है। मतलब एक यू नीड टू हैव ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट इज रियली गोइंग ऑन विद द इन्फ्लुएंस दे आर गेनिंग। तो it is important to note that only OTT communication services like WhatsApp, Signal, Meta, Google Meet, Zoom, etc. we are discussed in the consultation paper, and not the content OTTs such as Netflix, Amazon Prime। तो यहाँ पर अभी बात ये आ रही है कि जब भी OTT के प्लेटफॉर्म को लेकर बात हो रही थी तो उसमें Amazon की बात नहीं हुई, ठीक है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इस तरह की चीज़ों की बात नहीं हुई। यहाँ पर बात हुई कि व्हाट्सएप, सिग्नल, मेटा, गूगल मीट, जूम, एक्स, क्योंकि ये सब क्या है कम्युनिकेशन सर्विसेज, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, ठीक है। क्यों? और कंटेंट के बारे में बात क्यों नहीं किया गया? ये जो नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, ये लोग कंटेंट बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, और कंटेंट को रेगुलेट करने का जिम्मेदारी किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MIB। तो द ट्राई हैज़ ऑल्सो आस्क्ड स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन OTT। तो ट्राई ने बोला है कि आप बताइए OTT का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, और आप ये भी बताइए कि क्या क्या प्रोपोजल्स आपके पास हैं ऑन कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एंड OTT। तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर हम बात करें, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है? जैसे आपके पास जियो का सिम होगा, एयरटेल का सिम होगा, वोडाफोन का सिम होगा, ये जो कंपनियां हैं ये लोग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर है उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, और OTT के लिए आप जब भी हर महीने सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे आप नेटफ्लिक्स की बात करें, अमेजन की बात करें, काफ़ी महंगे आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। तो मौजूदा वक्त में OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादातर लेवल पे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और OTT के बीच में, OTT प्लेटफॉर्म के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग है, क्या वो एडिक्वेटली हो रहा है कि नहीं, इसके लिए भी लोगों से रेस्पॉन्सेस मांगा है, ठीक है। अब ये TSP जो है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और OTT प्लेटफॉर्म है, इनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया। तो ये लोग कहते हैं, TSPs वाले बोलते हैं कि आर ऑफ द ओपिनियन दैट OTT शुड बी रेगुलेटेड and charged because they use and thrive on the infrastructure built by operators over the years। तो बोलते हैं कि TSP वाले बोलते हैं कि हमने सिम दिया, हमने डेटा दिया, हम ही ने क्या किया, इस डेटा को बहुत ज़्यादा मतलब चीप प्राइस पे हम लोग अवेलेबल किया। तो ये सारे चीज़ें जब हमने प्रोवाइड किया, ऐसे में बाहर से OTT प्लेटफॉर्म आते हैं, नए कंपनियां ये सब सामने आते हैं, और ये क्या करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुन प्रॉफिट जनरेट करके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि OTT को आप रेगुलेट करें, OTT का जो प्रॉफिट है उसको देखें, क्योंकि हमें तो भैया प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा जितना OTT प्लेटफॉर्म को मिल रहा है। ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, दिस प्लेटफॉर्म्स ऑफर यूजर्स एन एरे ऑफ सर्विसेज, sending a multimedia messaging services, instant messaging to voice and video calls delivered over the internet, which resulted in the revenue loss of traditional telecos। आज के डेट में आप क्या करते हैं, आप जो है कई सारे ऐसे ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप वीडियो भी देख रहे हैं, आप चैटिंग्स भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, टेलीकॉम्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो बातें करना, वीडियो मैसेजिंग करना, या फिर चैट करना, ऑडियो मैसेजिंग करना, ये सारे काम टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू होना चाहिए था, जिसका फ़ायदा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को जाता। लेकिन आज के डेट में ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, आपका ब्लर्ड होता जा रहा है, और OTT प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं इसको अंडरमाइन कर रहा है, ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है। इसीलिए OTT को आप क्या करें, रेगुलेट करें। लेकिन इसके अलावा और क्या करते हैं कि देयर शुड बी ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनेबल फेयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लार्ज OTT सर्विस प्रोवाइडर्स टू टेलीकम्युनिकेशन। तो OTT प्रोवाइडर्स जो हैं वो उनको जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से कुछ हद तक हमें कहाँ आना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क वालों को भी मिलना चाहिए। टू एंश्योर फेयरनेस एंड कॉम्पनसेट फॉर द इंक्रीज डेटा डिमांड्स, इट इज़ जस्टिफाइबल फॉर OTTs टू पे फेयर एंड रीजनेबल फेयर शेयर चार्ज ऑफ TSPs। तो बोले कि OTT वाले क्या करते हैं, जो
डेटा जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ये लोग अपना बेनिफिट इंक्रीज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। तो ये ज़रूरी है, यही जस्टिफाइड होगा कि OTT वाले जो हैं कुछ अपना प्रॉफिट का शेयर हमारे साथ शेयर करें। The funds received by TSPs from OTTs will support the expansion of networks and enhance the contribution to the exchequer. What do others say? दूसरे लोगों का क्या कहना है? IAMAI है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बोलते हैं कॉस्ट शेयरिंग का जो वो है कि हमारा कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है, प्रॉफिट कम है, ठीक है, इसको लेकर जो डिमांड आता रहता है, दीज आर ऑफ्टन आर्टिकुलेटेड थ्रू ए मॉडल वेयर द सेंडिंग पार्टी नेटवर्क पेज द नेटवर्क ऑपरेटर। तो इससे क्या होता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन को कुछ ना कुछ तो पेमेंट करता ही होगा ना, उनके जो सिम है उनके डेटा को आप यूटिलाइज करते हैं। तो इट वुड एसेंशियली मीन चार्जिंग ट्वाइस फॉर द सेम सर्विस एज कंज्यूमर्स ऑलरेडी पे TSPs फॉर द डेटा। अगर आप कंज्यूमर की बात करें, हम तो हर महीना भाई एयरटेल का तो हम हर महीना क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। अगर हम हर महीना रिचार्ज कर रहे हैं तो एयरटेल कंपनी को पैसा तो जा रहा है। ऐसे में अगर एयरटेल कंपनी OTT से अपना वो चार्ज लेने लगे तो OTT अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो पैसा किससे लेंगे, कंज्यूमर से लेंगे ना भाई। तो जो पैक जो आपको 499 रुपीज़ में मिल रहा है, फिर 199 रुपीज़ में मिल रहा है, ये 599 कर देंगे या फिर ये 399 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, क्या वो फ़ायदा होगा, या अल्टीमेटली आप क्या करें, कंज्यूमर से ही दुगनी आप वो करेंगे, चार्ज करेंगे। इट वुड एड ए कॉस्ट टू एक्सेसिंग फ्री और चीप कंटेंट। बहुत सारे केसेस में कुछ कंटेंट ऐसा होता है फ्री होता है, बहुत कम प्राइस में होता है। अगर आप इस तरीके की बेबुनियाद डिमांड करेंगे, ये IAMAI का कहना है कि अगर इस तरह के डिमांड करेंगे तो जो फ्री कंटेंट है, चीप कंटेंट है, जो ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को ईजिली फ्रीली एक्सेसिबल कंटेंट भी चाहिए, तो वो ख़त्म हो जाएगा और इंटरनेट का जो कॉस्ट है उसको आप ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देंगे। और जो नेट न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसके भी खिलाफ जाता है, ठीक है, दैट स्टेट्स नेटवर्क शुड बी न्यूट्रल टू ऑल द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू इट। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी नेटवर्क है, मैं एयरटेल का ही यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। अगर एयरटेल है, उस सिम को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, कहाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, अनटिल एंड अनलेस हम किसी का नुकसान नहीं पहुँचा रहे, तब तक एयरटेल कंपनी को किसी भी तरीके की उसमें भागीदारी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अपना पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो ये न्यूट्रल होना चाहिए। और अगर आप ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म को आप रेगुलेट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नेट न्यूट्रलिटी ये ख़त्म कर रहे हैं आप, ठीक है। द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, IFF है, ये कहते हैं कि जो सेलेक्टिवली अगर बैन करने की बात करते हैं OTT सर्विसेज को, तो इससे भी खतरा होगा। जो भी कंटेंट आपको सही नहीं लगेगा, जो भी कंटेंट थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, आप उसको ख़त्म कर देंगे। जो कंटेंट आप मान लीजिए एक मूवी बन गया है, ठीक है, और वो मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होना चाहता है, और एक मूवी मेकिंग में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ठीक है, कास्ट, क्रू, DOP, ठीक है, हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। उन तमाम लोगों का जो पैसा होता है इन्वॉल्व होता है एक मूवी पे। आप ऐसे में एक मूवी को आप ब्लॉक कर देते हैं तो फिर नुकसान होगा कि नहीं। तो इससे आप क्या करेंगे, जो क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ थॉट है उसको भी आप कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आने वाला टाइम में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है। व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट फॉर बैनिंग OTT सर्विसेज। OTT सर्विसेज को जो बैन करना चाहते हैं सेलेक्टिवली, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे का रैशनल क्या है। तो OTTs ऑब्टेन द लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स एंड कैन ईजिली बार एक्सेस। मतलब हम क्या करते हैं, OTT क्या करता है, अगर मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो अभी अगर मैं रात को नेटफ्लिक्स ओपन करूँगा तो मैं इस इलाके में हूँ, तो इसका जो पता नेटफ्लिक्स के पास होगा और उसी हिसाब से मुझे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से मुझे कंटेंट सजेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से मूवी सजेस्ट करेंगे या फिर वेब सीरीज सजेस्ट करेंगे। तो जैसे ही OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज को अगर आप रेगुलेट करना शुरू कर देंगे तो लोगों को वो करना, लोगों की जो बिहेवियर है उसको इजीली ट्रैक करना आसान हो जाएगा। TSPs नेटवर्क्स आर कैपेबल ऑफ सेलेक्टिवली ब्लॉकिंग द OTT सब्जेक्ट टू डिटेल लाइक IP एड्रेसेस provided by the competent authority. Government should consider source level blocking so that the desired outcome may be achieved without any significant difficulties. तो बोले कि अगर कहीं पे कुछ तरीके किसी दिक्कत आ रही है जहाँ पर आपको ब्लॉक करना, तो आप सोर्स पे ही ब्लॉक करें,
मतलब OTT के कुछ सर्विसेज को इसलिए बैन करना चाहते हैं कि अगर कोई कंटेंट जो है प्रॉब्लमेटिक है उसको आगे पहुंचाने ना दिया जाए, यूजर्स तक पहुंचाने ही ना दिया जाए, ठीक है। द IAMAI believes that there is no need to implement additional regulation governing OTT services। तो OTT सर्विसेज को और ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ OTT सर्विसेज, तो सिलेक्टिवली अगर आप OTT सर्विसेज को बैन करना चाहते हैं ये भी ज़रूरी नहीं है, ये इट इज़ नॉन इशू, ठीक है। सिमिलरली द ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम BIF firmly opposed any selective ban on OTT services as they are adequately regulated under the existing IT Act 2000, Consumer Protection Act 2019, other associated acts and rules। तो बोलते हैं कि सेलेक्टिवली आपको बैन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट किया जा रहा है ITA एक्ट के थ्रू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू और कई सारे एसोसिएटेड रूल्स और एक्ट हैं जिसके थ्रू ये ऑलरेडी रेगुलेट किया जा रहा है। तो आप जो है क्रिएटिव फ्रीडम को मतलब रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग टेलीकॉम की जो आपका नया गाइडलाइंस जो इशू किया गया लोगों के ओपिनियंस से जुड़ा हुआ ये था। अगर कोई भी नया इशू गाइडलाइंस किया जाता है, गाइडलाइंस अगर इशू किया जाता है, कोई नया रूल्स आता है तो उसी संदर्भ में इसका एक सेकेंड पार्ट हम लोग आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक है। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।